नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। विधानसभा चुनाव में करारी हार का असर राजनीतिक पटल पर अब दिखने लगा है। चुनाव से पहले राजनीतिक फायदे के लिए बने गठबंधन हार के बाद अब दरकने लगे हैं। यूपी में पहली बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सत्ता में वापसी का फार्मूला बनाया था, लेकिन ये फार्मूला फेल हो गया। इस हार के बाद जहां समाजवादी पार्टी के भीतर कांग्रेस के गठबंधन को हार की वजह माना गया, वही कांग्रेस में भी इस हार की वजह को समाजवादी पार्टी से गठबंधन को माना गया। लेकिन अब नगर निगम चुनाव में अकेले लड़ने के साथ दोनों गठबंधन तोड़ने की शुरुआत भी कर चुके हैं। इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, वाहरे दोस्ताना। उत्तर प्रदेश में साइकिल और पंजाब साथ साथ नहीं दिखाई पड़ेंगे और न ही कहीं ये नारा सुनाई देगा कि यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी चुनाव में करारी शिकस्त मिलने और सपा कांग्रेस के गठबंधन के बुरी तरह फ्लॉप होने पर यूपी कांग्रेस प्रमुख राज बब्बर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। राज बब्बर ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। वहीं समाजवादी पार्टी का एक धड़ा भी इस खबर से बेहद खुश है। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये नारा यूपी को ये साथ पसंद है अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पूरी तरह से फेल होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर चुनावी मुद्दों पर पहली बार बोले। राज बब्बर ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बहुत स्पष्ट है, ये चुनाव जिला की इकाई और शहर की इकाई तय करती है। होती है कार्यकर्ता किस तरह से पार्टी की नीतियों के साथ अपनी पहचान बनाता है लोगों के बीच में, तो ये गली मोहल्ले के अंदर उसकी पहचान, उसकी अपना जो काम वो नजर आता है। ये एक कनेक्ट है। इस कनेक्ट को जो है कार्यकर्ता जो है पार्टी के लेवल पर शामिल लेकर जाता है लोगों के बीच में जमीन तक। तो ये चुनाव तो तय हो चुका था कि पहले से कि हमेशा ही अकेले लड़ने का सवाल। राज बब्बर ने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी नेतृत्व के लिए ये जरूरी है कि वो गठबंधन पर विचार कर ले। इसके लिए जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं, चुनाव विजेताओं और उन लोगों के साथ बैठक करना बाकी है जिन्हें पिछले चुनावों में 1 लाख से अधिक वोट मिले। विधानसभा चुनावों में हार के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि इस हार से सपा कांग्रेस गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमारा गठबंधन बना रहेगा। आप भी सुनिए चुनाव में हार के बाद पूर्व सीएम ने क्या कहा था। नहीं, कांग्रेस के अलायंस से हमें लाभ हुआ है और कांग्रेस का अलायंस ठीक है। हार के बाद जब तमाम लोग ये कह रहे थे बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन बनाने की बात होनी चाहिए, तो खुद मुलायम सिंह यादव ने इससे इनकार कर दिया था। मुलायम ने कहा था कि समाजवादी खुद में सक्षम है और अब कांग्रेस का गठबंधन तोड़ना मुलायम की उम्मीदों पर मुहर लगाता है। जो गठबंधन के लिए उसमें क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी सक्षम है अकेले। जी जी जी। जो गठबंधन के लिए उसमें क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी सक्षम है अकेले। जी जी जी। आपको बता दें कि सपा कांग्रेस गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में केवल 54 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि 105 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने अकेले सिर्फ 7 सीटें जीती थी। अब सच्चाई ये भी है कि मतलब की दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिकती भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मुलाकात पसंद है, साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कांग्रेस के अकेले लड़ने के फैसले का कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने समर्थन किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि निकाय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के अलग। प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुमंत ने। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने किया है। और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मौजूद है। सर, आप लोग विधानसभा, जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि क्या वजह है सर इसके? जो भी बयान श्री राज बब्बर जी ने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, मैं उसका दृढ़ता से समर्थन करता हूं। आखिर कार्यकर्ता हमारा गांव के पंच का चुनाव, सभासद का चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ेगा तो क्या करें। तो मैं समझता हूँ बहुत
उचित फैसला है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। सर, 2017 में विधानसभा चुनाव बहुत जोर शोर से दोनों पार्टियां एक साथ लड़ी। यूपी को ये साथ पसंद है नारा दिया गया, लेकिन आखिर क्या वजह है कि उसके कुछ ही दिनों बाद ये साथ जो है टूटता हुआ दिख रहा है और आप लोग अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं? न कोई साथ टूट रहा है, न कोई साथ जोड़ रहा है। वो गठबंधन विधानसभा के चुनाव के लिए था। नगर पालिका के चुनाव विधानसभा के चुनाव से अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, मोहल्ले के मुद्दे होते हैं, तमाम गांव के मुद्दे होते हैं। एक एक गांव में 10-10, 15-15 पंच होते हैं, तो उसको कैसे गठबंधन से आप लड़ सकते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे हाईकमान ने कदम उठाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये माना जाए कि इस तरीके से करारी हार हुई कांग्रेस को, कहीं उसके बाद जो मंथन हुआ, जो बैठक हुई, कहीं उसमें इस तरह की बातें सामने आई कि अगर हम साथ लड़ते नहीं लड़ते तो शायद हम ज्यादा फायदे में रहते, इसी वजह से? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, मैं उसका समर्थन करता हूं। एक सवाल सर मैं आपसे और लूंगा कि ये 19 के लिए सर क्या अगर देखा जाए, लोग चूंकि पूरा एक व्यापक विपक्षी एकता बनाने की सर पूरी कवायद चल रही है मोदी सरकार को घेरने के लिए, मोदी को घेरने के लिए, तो ये माना जाए कि 19 में फिर स्थानीय निकाय चुनाव से इधर हमें कुछ साथ फिर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा पार्टियों का समर्थन लिया जाता है, वो सिंबल पे तो नहीं होता, तो उसमें हमेशा होता रहा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता रहा है। समय आने दीजिए, उस पर बातचीत चल रही, वो होगा। बिल्कुल। एक सवाल सर और, क्या अभी सर कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव सर शुरू हो गए हैं? बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही थी, आप वरिष्ठ नेता हैं, कैसे देखते हैं इस बदलाव को? किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो कुछ कर रहे हैं वो पार्टी की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, और इन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से राज बब्बर ने ये जो बयान दिया है वो पूरी तरह उस बयान के साथ खड़े हैं और कांग्रेस अपने दम पर ही ये निकाय चुनाव लड़ेगी। सुमंत कुमार, एपीएन, दिल्ली। दरअसल ये सभी को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं रोका गया तो 2019 के चुनाव में पार्टी को एक बार फिर सत्ता में आने से नहीं रोका जा सकता। मायावती और अखिलेश को एक करने के लिए खुद लालू प्रसाद यादव कई दफा कोशिश कर चुके हैं। अब खबर है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी ये कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में हार के बाद गैर बीजेपी दलों की गठबंधन बनाने की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली आकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। सपा सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में राष्ट्रपति चुनाव से लेकर भविष्य के गठबंधन तक पर चर्चा हुई है। दोनों के बीच बातचीत का खुलासा नहीं किया गया, मगर माना जा रहा है कि भविष्य के गठबंधन की संभावना पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने लखनऊ में प्रदर्शन किया था, जिसमें तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने पूरा सहयोग किया था। हालांकि वो खुद उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी की ओर से उसके कई वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। ममता बनर्जी ने खुलकर अखिलेश यादव की तारीफ की थी। अब इस मुलाकात से पुराने रिश्तों को परवान देने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव जी ने ममता बनर्जी से बात की है दिल्ली में। ममता बनर्जी इस बात से सहमत हैं कि विपक्ष का एक महागठबंधन बनना चाहिए जो आगे के चुनाव में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। यूपी चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन से दूर रहकर अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसका असर यूपी चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया। बीजेपी ने दोनों पार्टियों का बंटाधार कर दिया। अब विपक्षी पार्टियां मानती हैं कि अगर विरोधी दलों को भारतीय जनता पार्टी की चुनौती से जूझना है तो महागठबंधन जरूरी हो गया है। ये सबको साफ दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में इतनी बड़ी सुनामी के बाद भी अगर विरोधी पार्टियों के वोट को एक साथ गिना जाए तो उन्हें बीजेपी से करीब 95 लाख वोट ज्यादा मिले। ये सब दिखा रहा है कि अगर बीजेपी के विरोधी दलों को बचे रहना है तो इकट्ठा आना होगा, खासकर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। इसी की पहल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की तरह ही गठबंधन के जरिए बीजेपी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अब लोगों को जरूरत इस बात की है कि एकजुट होना चाहिए, और दूसरी बात है कि स्पष्ट रूप से जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। संपूर्ण विपक्ष को ये चाहिए, आज जो देश के स्तर पर केंद्र में जो सत्ता है उसके विपक्ष में जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को एकजुट होना चाहिए और जनहित और राष्ट्रहित के एजेंडा को लेकर आगे बढ़। जैसे यहाँ का महागठबंधन सक्सेसफुल हुआ है
देश में अगर यूनिटी होती है तो महासफल होगा। उधर लालू प्रसाद यादव लगातार बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से साथ आने को कह रहे हैं। उनका दावा है कि इससे बीजेपी का सारा तमाशा खत्म हो जाएगा। बिहार चुनाव के पहले जनता परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने चुनाव के बीच ही इकट्ठा होते जनता परिवार को तोड़ दिया था और वो निकल गए थे। उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए थे। वो जनता परिवार एक विकल्प हो सकता था, लेकिन वो कहानी खत्म सी हो गई। ये अलग बात है कि लालू यादव और नीतीश कुमार इकट्ठे हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बुरी तरह हरा दिया। लेकिन अब विपक्ष को संभावित महागठबंधन के लिए फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। मायावती का वोट, समाजवादी पार्टी का वोट, कांग्रेस का वोट, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल का वोट, ये सारे वोट अगर मिल जाते हैं तो मिलके मोर्चा लिया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी से। इसमें मध्यस्थता का काम सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है तो नीतीश कुमार कर सकते हैं और ममता बनर्जी कर सकती हैं। ममता बनर्जी समझा सकती हैं, मायावती को भी समझा सकती हैं और नीतीश कुमार भी समझा सकते हैं, क्योंकि ये लोग सुलझे हुए लोग हैं और इनके समझाने पर अगर सारे विपक्ष के लोग तैयार होकर एकजुट हो जाते हैं तो ये इनके विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बात, अच्छी बात होगी। जानकार मानते हैं कि साथ आने की कोशिश करने वाले सभी नेता क्षेत्रीय प्रभाव वाले हैं। सबकी अपने राज्यों में अहमियत है। ऐसे में बीजेपी को चुनौती देने से पहले बहुत होमवर्क की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की हार का मंथन जारी है। हिंदू पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी एकजुट नहीं हुए। क्या विपक्षी दलों को पता है कि इसकी वजह क्या है? इन पार्टियों को यह भी विचार करना होगा कि इतने सालों की उनकी राजनीति की क्या खामियां रही हैं। तभी आगे की रणनीति और मुद्दे समझ में आएंगे। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर समाजवादी पार्टी का एक धड़ा कांग्रेस के इस फैसले से बेहद खुश है। पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया और उनका अलग हो जाना ही उनकी पार्टी के लिए बेहतर। कुछ महीने पहले तक हम साथ साथ है के नारे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें अब जुदा होती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का मन बनाया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा जी हैं। सर, निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है कांग्रेस ने, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, वैसे निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। जिस चुनाव में जनता की सड़क, गली, नाली, जल भराव, लाइट, सफाई, गंदगी, इन मुद्दों पर चुनाव होते हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, हम तो पहले ही, अगर आपको याद हो तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही मैंने कहा था 2 दिन पहले कि कांग्रेस के गठबंधन के कारण से समाजवादी पार्टी को बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि गठबंधन के धर्म का कांग्रेस पार्टी ने पालन करने का काम नहीं किया। पहले कहा कि यूपी को ये साथ पसंद है, अब खुद को ही साथ पसंद नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? क्योंकि गठबंधन जो है कभी भी अगर हो तो सिद्धांतों पर हो, नीतियों पर हो, मुद्दों पर हो, कार्यक्रम पर हो और दिल से हो। गठबंधन जो है अगर स्वार्थ से होगा तो गठबंधन का असर नहीं पड़ेगा। माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी भी अकेले चलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा तो शुरू से यह राय थी, व्यक्तिगत राय है कि समाजवादी पार्टी चुनाव अकेले लड़ती तो सरकार प्रदेश में बनती, लेकिन कांग्रेस जो डूबती हुई नाव थी उस पर समाजवादी पार्टी सवार हो गई और वो नाव भी डूब गई। तो ये हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है वो आगे नहीं जाया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि हराने का काम किया है कांग्रेस ने और सिद्धांतों के हिसाब से और विचारों के हिसाब से ही गठबंधन होना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अखंड प्रताप, APN, लखनऊ। और उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात से परेशान लालू प्रसाद यादव ने एक दिन बाद ही सोनिया गांधी से मिलने की घोषणा कर दी। यह बिहार में नए गठबंधन के संकेत हैं। गठबंधन की राजनीति बिहार के भी सिर चढ़कर बोलती है। आइए देखते हैं कि कैसे बिहार में लालू और नीतीश कभी पाला बदलते नजर आए तो कभी अपने दुश्मन बीजेपी को हराने के लिए एकजुट भी हो गए। 1990 में जब रघुनाथ झा और रामसुंदर दास जैसे उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर लालू यादव ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब लालू यादव को छोड़कर किसी को यकीन नहीं था कि बिहार में ये एक नए दौर की शुरुआत है।
दरअसल ये मंडल के बाद पिछड़ी जातियों के उभार की राजनीति का दौर था, जिसने पिछड़े बिहार में सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक संभावना पैदा कर दी। अफसोस कि इस संभावना को लालू यादव ने पहले निचले राजनीतिक अवसरवाद में बदला और फिर उसे पारिवारिक खेल बना डाला। इस पिछड़े गठबंधन पर पहले से बौखलाई अगड़ी जातियां जिस मौके की तलाश में थी, वो उन्हें राज्य में चारा घोटाले ने दे दिया और लालू यादव की राजनीति भ्रष्टाचार और कुनबा परस्ती बिहार में जंगल राज की दास्तान में बदल गई। लालू थे कि मानने को तैयार नहीं थे। अपने MY कॉम्बिनेशन यानी कि मुसलमान यादव गठजोड़ के चलते वे साल दर साल जीतते रहे। लालू की इस राजनीति ने जनता परिवार में ऐसी फूट पैदा कर दी कि जॉर्ज और नीतीश जैसे खुद को सेकुलर बताने वाले नेता बीजेपी के साथ मोर्चा बनाकर लालू को हराने की मुहिम के सिपाही बने और आखिर इसमें कामयाब भी रहे। साल 2005 में नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने और बीजेपी JDU की जोड़ी ने जंगल राज खत्म कर बिहार में सुशासन लाने का दावा किया। मगर जो लोग बिहार की राजनीति को लालू और नीतीश की अदला बदली के तौर पर देखकर संतुष्ट हैं, वो ये समझने में नाकाम रहे कि बिहार में वाकई इतिहास बदल गया। अगर लालू यादव मुख्यमंत्री ना बने होते तो नीतीश की बारी कभी ना आती और नीतीश ना होते तो जीतन राम मांझी का रास्ता कभी ना बनता। दरअसल जो लोग बिहार में नीतीश और लालू के बीच हुए नए गठबंधन को मजबूरी बता रहे हैं, वो ये समझने में नाकाम है कि ये फौरी राजनीति की मजबूरी से ज्यादा इतिहास के साथ चलने की मजबूरी है। क्योंकि लालू और नीतीश फिलहाल पार्टनर है, लेकिन ये कब बदल जाए पता नहीं। नीतीश का रमन सिंह के बुलावे पर छत्तीसगढ़ जाना और फिर लालू के बेटे तेज प्रताप के मिट्टी घोटाले में फंसने के बाद ये गठबंधन एक बार फिर से डोल रहा है। सब जानते हैं कि नीतीश और लालू की दोस्ती सत्ता बचाने की कवायद है। अब नीतीश अगर 2019 के लिए अपनी राष्ट्रीय उड़ान को थाम लेते हैं तो ये गठबंधन भी टूट सकता है। सच्चाई ये है कि नीतीश आए या लालू जाए या फिर बीजेपी कांग्रेस आए जाए, अब उनके सामने एक बदला हुआ बिहार है जिसमें पिछड़ों की उपेक्षा संभव नहीं है। आकांक्षा सिंह के साथ अनुराग, APN। और उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह ही बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन भी हमेशा किसी न किसी तरह की मुसीबत से गुजरता रहता है। इसी साल की शुरुआत में देश के सबसे बड़े निकाय बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले दोनों ने 25 साल पुरानी दोस्ती एक बार फिर तोड़ ली थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए दोनों एक बार फिर दोस्त बन गए। शिवसेना और बीजेपी में लुका छिपी का खेल चलता रहता है। मुंबई नगर पालिका चुनाव से पहले शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन न करने का फैसला लिया था। राज्य की सत्ता में गठबंधन चला रहे दोनों दलों के बीच BMC चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही थी। उन चुनावों में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने PM मोदी से लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक को निशाना बनाया, वो हैरान करने वाला था। दोनों पार्टियों के बीच तल्खी का आलम ये रहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को कोबरा तक बोल डाला था। एक 2-4 लोकांनी म्हणे शाही फासली म्हणजे काय देशभक्त होत नाही। मग कशाने देशभक्त होतं? जे पाकडे येतात त्यांना संरक्षण देऊन तुमची देशभक्ती तुम्ही दाखवताय। आमच्या अंगावरती येऊ नका, कारण 25 वर्ष तुम्ही आमची दोस्ती पाहिलेली आहे, अजून वाघाचा पंजा नाही पाहिलेला। बृहन मुंबई महानगर परिषद का वार्षिक बजट 37,000 करोड़ रुपए है, जो देश के कुछ छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। BMC चुनाव में CM देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर जमकर हमला किया था। आम्हाला सगळ्यांना टार्गेट करायचा प्रयत्न केला, एक आयोग त्या ठिकाणी लावला, त्याचा एक रिपोर्ट घेतला, त्याच्या आधारावर महानगरपालिका बरखास्त केली, 100 पेक्षा जास्त लोकांवर गुन्हे दाखल केले, पण बंद बघितलं त्यांनी जंग पछाडलं, त्यांना गुन्हा दाखल करायचा होता देवेंद्र फडणवीस। 1984 में शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे और बीजेपी नेता प्रमोद महाजन ने बीजेपी शिवसेना की गठबंधन की नींव रखी थी। ये गठबंधन 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी तरह टूट गया था। दोनों दलों के बीच गठबंधन का मुख्य आधार हिंदुत्व की विचारधारा और कांग्रेस विरोध था। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में दोनों दलों का रिश्ता 25 साल से ज्यादा रहा। इस वजह से शिवसेना को लगता था कि मुंबई महानगर पालिका पर उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती, और हुआ भी ऐसा ही जैसा कि नतीजे आए। शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन शर्त ये थी कि मेयर शिवसेना का हो। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल गई।
राज्य में शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में आ गई, लेकिन मुंबई में उसे ये रोल स्वीकार नहीं था। कार्टूनिस्ट से राजनेता बने शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के 2012 में निधन के पहले से ही शिवसेना के कमजोर होने का सिलसिला शुरू हो गया था। बीजेपी के लिए ये मौका था कि वो महाराष्ट्र की गठबंधन की राजनीति में खुद बड़ा भाई बन जाए। 2 साल के भीतर ही बीजेपी ने यह करिश्मा कर दिखाया। ये मजबूरी के गठबंधन का ही कमाल है। 2014 के विधानसभा चुनाव नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद बीजेपी ने शिवसेना के राजनीतिक विकल्पों की तलाश शुरू कर दी थी। तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा करके सबको हैरान कर दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस राजनीतिक पैंतरेबाजी का ही नतीजा था कि शिवसेना को बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर दोनों दलों के बीच खुला टकराव हुआ था। बाला साहेब ठाकरे के निधन के पहले ही बीजेपी ने तय कर लिया था कि किस तरह शिवसेना के जनाधार पर कब्जा कर लिया जाए। जिस हिंदुत्व के आधार पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक एकता कायम हुई थी, वो अब एक सिरे से गायब थी। दोनों दलों के बीच अब शुद्ध रूप से सत्ता संघर्ष चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे से टकराए, लेकिन ये गठबंधन का ही कमाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहने में शिवसेना को कोई परेशानी नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना के बारे में एक बार टिप्पणी की थी कि ये हफ्ता पार्टी नहीं जो मुंबई में लोगों से पैसे वसूल करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना की छवि एक दबंग पार्टी के रूप में रही है, जिससे बीजेपी खुद को अलग करने की कोशिश में लगी रहती है। महाराष्ट्र में 32 साल तक शिवसेना के साथ भाग्य आजमाने के बाद अब बीजेपी अपने नए विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं कमजोर शिवसेना के पास राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखाई देता है। और ये भी तय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना को उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं होगी जितनी सीटें उसे 2014 लोकसभा के चुनाव में मिली थी। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे तो देश में एक अरसे से गठबंधन की सरकारें रही हैं, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी की सीटें आई, वो सभी की हवा निकालती नजर आई। अब 2019 में मोदी को हराने के लिए एक बार फिर गठबंधन की तैयारियां जोरों पर हैं। आइए देखते हैं भारत में गठबंधन का इतिहास। पिछले दशक से लगभग हर चुनाव के बाद किसी एक दल को साफ बहुमत नहीं मिलने के चलते अलग अलग दलों की मिलीजुली सरकार केंद्र और राज्यों में बनती रही है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार की शुरुआत 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार के गठन के साथ मानी जाती है। 1 मई 1977 के दिल्ली के हॉल ऑफ नेशंस के भव्य समारोह में जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी और लोकतांत्रिक कांग्रेस ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। संघीय स्तर पर कांग्रेस के एक छत्र शासन को पहली बार 1977 में जनता पार्टी की सरकार के रूप में सशक्त चुनौती मिली और राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नारे को स्वीकारते हुए आम भारतीय मतदाता ने जनता पार्टी को शासन की बागडोर सौंप दी। लेकिन जनता पार्टी की आपसी लड़ाई ने इस गठबंधन को वक्त से पहले टुकड़े टुकड़े कर दिया। इंदिरा गांधी की वापसी हो गई और उनके निधन के बाद राजीव की। देश में गैर कांग्रेसी गठबंधन का प्रयोग एक बार फिर 2 दिसंबर 1989 को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के रूप में फिर से दोहराया गया। जनता पार्टी की तरह जनता दल के घटकों के नेताओं की महत्वाकांक्षा ने आगे चलकर सरकार के काम को गहराई से प्रभावित किया और आखिरकार गठबंधन सरकार के गिरने की प्रमुख वजह बनी। प्रधानमंत्री के नाम पर वीपी सिंह को चंद्रशेखर ने कभी स्वीकार नहीं किया। देवीलाल ने वीपी का साथ दिया और नतीजा वक्त मिलते ही चंद्रशेखर ने राजीव गांधी के साथ मिलकर तख्ता पलट दिया। राजीव गांधी की हत्या के बाद उपजी राष्ट्रव्यापी सहानुभूति के सहारे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को मौका दिया। राव ने छोटे छोटे राजनीतिक दलों और कुछ निर्दलीय सांसदों का समर्थन लेकर गठबंधन सरकार का गठन किया। बाद में पैसे खर्च कर, घूस देकर, व्यापक पैमाने पर दल बदल कराकर कांग्रेस ने अपनी अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार बना लिया। 1969, 1989 और 1991 तक कई बार गठबंधन सरकार की स्थापना हुई और अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले ही गिर गई। 1996 और 1997 में वाजपेयी और देवगौड़ा की गठबंधन की सरकार बनी, जो कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। वास्तविक रूप से त्रिशंकु सरकार का गठन 11वें लोकसभा चुनाव के बाद हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को 194 सीटें, कांग्रेस को 140 सीटें और क्षेत्रीय दलों को 150 सीटें मिली।
साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सिर्फ 13 दिन चली। बीजेपी को अपने विवादास्पद राजनीतिक मुद्दे जैसे कि गौ हत्या पर बैन, अनुच्छेद 370 को हटाना, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखना पड़ा। 1999 में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व में त्रिशंकु सरकार बनी और ये पहली सरकार थी जिसने आजादी के बाद पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने भी मनमोहन के नेतृत्व में 2 बार यूपीए की सरकार चलाई। गठबंधन की मजबूरी ही थी कि कई बार कांग्रेस के राज में घोटाले होते रहे, लेकिन सरकार बचाने के लिए मनमोहन आंखें मूंदे रहे। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी को सौंपा गया और नतीजों ने फिलहाल गठबंधन की राजनीति पर ब्रेक लगा दिया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रजत मिश्रा, एपीएन। विधि द्वारा स्थापित भारत के। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।